नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे संघ प्रमुख के बयान पर मचे सियासी घमासान की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया और 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस कहती है कि जब किसी समाज का प्रजनन दर 2.1% से नीचे चला जाता है तो वो धीरे धीरे धरती से गायब हो जाता है। प्रजनन दर का 2.1% से नीचे जाना चिंता का विषय है, इसलिए हमें 2 या 3 से ज्यादा बच्चे चाहिए। देश में आबादी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर समय समय पर बहस होती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या गिरावट पर अपनी चिंता जताई, बल्कि उनके बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को भी तूल दे दिया है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत ने अपने बयान में मॉडर्न पॉपुलेशन साइंस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो धीरे धीरे वो समाज धरती से गायब हो जाता है। इसलिए समझते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर का अतीत और वर्तमान क्या है। 1992 से 1993 हिंदुओं की प्रजनन दर 3.3 थी, जबकि मुस्लिमों की 4.4। 1998 से 99 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.78 थी, जबकि मुस्लिमों की 3.59। 2005-06 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59 और मुस्लिमों की 3.4। 2015 से 2016 हिंदुओं की प्रजनन दर 2.13, जबकि मुस्लिमों की 2.62। 2019 से 2021 हिंदुओं की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिमों की 2.36। यानी ये चिंता 1.94 वाले डेटा को लेकर है। यही वजह है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर तंज कसा है, जबकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे नया एंगल दे दिया। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे CM यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। मैं समझता हूँ ये सलाह उनको अपनी सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल भाजपा सरकार में और आरएसएस में उतने मधुर संबंध नहीं, क्या उसी का नतीजा है? क्या सरकार की नीति क्या है और उनके बीच है? इस तरह की बयानबाजी करके वो या तो किसी को निशाना बना रहे हैं, वो भी उचित नहीं। चूंकि प्रजनन दर वाले जिस ग्राफ पर चिंता जाहिर की गई है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समानांतर गिरावट है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस के हिसाब से ये डेटा हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि संघ प्रमुख के बयान को लेकर वारिस पठान से लेकर तारिक अनवर तक मुखर हो गए हैं। भाई हम तो पहले बोल रहे थे कि TFR जो रेट है वो कम होता जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों का, सबका कम हो रहा है, मान नहीं रहते। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, यहाँ तक के बोल दिया था मोदी जी ने भी कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब आप बोल रहे हो कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत जी, सबसे पहले बताओ, आप ये बच्चों के लिए स्कूल का कोई इंतजाम है? अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं
ये लोग किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम होगी। जाहिर है ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने आबादी पर बहस को तोल दिया है। और अब बात किसान प्रोटेस्ट की। किसानों के दिल्ली कूच का आज नोएडा से दिल्ली तक की सड़कों पर बड़ा असर दिखा। सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं और जो जहां था वहीं घंटों रुका रहा। दिन भर लोग किसानों और डाइवर्जन से जूझते नजर आए। नोएडा में आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार को जब सुबह लोग अपने घरों से दफ्तर या काम के लिए निकले होंगे तो उनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका समय से पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। दिसंबर आते ही दिल्ली की दहलीज पर एक बार फिर किसानों की दस्तक हो गई और दस्तक भी ऐसी कि उसने नोएडा में लोगों को सड़क पर ही बंधक बना दिया। दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसान सुबह सवेरे ही महामाया फ्लाईओवर पर जुटने लगे। इन किसानों का साथ देने के लिए और दिल्ली कूच अभियान में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों के भी किसान पहुंचने लगे। किसानों का जमावड़ा होने लगा, साथ ही हर जगह पुलिस का भी जमावड़ा बढ़ने लगा। नोएडा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पूरे इलाके की किलाबंदी कर रखी थी। 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। किसानों के दिल्ली कूच का असर ऐसा रहा कि सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई। हालात ऐसे हो गए कि कुछ मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को घंटों का वक्त लगाना पड़ा। दरअसल नोएडा के किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को भी किसान संगठनों की जिला प्रशासन और पुलिस के साथ ही नोएडा अथॉरिटी के साथ लंबी बैठक हुई, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। किसानों की मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि का मुआवजा 4 गुना किया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर किए जाने हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर तीनों अथॉरिटी से बात कर चुके हैं और कहीं से भी उनकी मांगों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने संसद घेराव का ऐलान किया और दिल्ली कूच को निकल पड़े। किसान नेता हर हाल में दिल्ली जाने पर अड़े हैं। वहीं दिल्ली पुलिस संसद सत्र का हवाला देते हुए किसानों को रोकने पर अड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट सेशन में है 163 BNSS की धारा नई दिल्ली एरिया में लगाई गई है। संसद के चलते हुए किसी प्रकार का ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसकी परमिशन ना हो उसको दिल्ली में एंटर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और किसी भी कीमत पर वापस जाने को राजी नहीं है। फिलहाल दिल्ली बॉर्डर के नजदीक नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने रात्रि विश्राम का फैसला किया है और ऐलान किया है कि उनका प्रदर्शन अब भी जारी है और दिल्ली कूच तक जारी रहेगा। जाहिर है प्रदर्शन पर अभी विश्राम लगा है। ऐसे में कल का दिन भी नोएडा वालों के लिए भारी रह सकता है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और अपनी मांगों के पूरा होने तक वो किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं। और ऐसा हुआ तो आने वाले कई दिनों तक नोएडा के लोगों की दिक्कत बढ़नी तय है। और बात संभल हिंसा की। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में आज सदन से लेकर सड़क तक हंगामा ही हंगामा रहा। भारी हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं संभल जाने पर अड़े कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सड़क पर जमकर हंगामा किया।
संभल हिंसा पर हुए हंगामे की ये तस्वीरें हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सदन के अंदर नेताओं ने मामले में बहस की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में संभल को लेकर सड़क पर जमकर सियासत हुई। पहले से संभल जाने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस के नेताओं का आज लखनऊ दफ्तर पर जमावड़ा रहा। कल रात ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे और आज सुबह यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में जैसे ही कांग्रेस नेता संभल की तरफ कूच करने को निकले, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कई बार कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और कई घंटे सड़क पर हंगामा चलता रहा। रोके जाने से नाराज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने संभल जाने पर रोक का हवाला देते हुए किसी भी नेता को जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार कांग्रेस नेताओं ने आज संभल जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और ऐलान किया कि जब भी मौका मिलेगा वो संभल जरूर जाएंगे। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से ही अलग अलग राजनीतिक दल और उनके नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 30 नवंबर को संभल जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी की वजह से कोई संभल नहीं जा सका। इस दौरान संभल जाने की कोशिश में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया था। वहीं पुलिस और प्रशासन संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि हिंसा के बाद से ही पहले 30 नवंबर तक और बाद में 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यही वजह है कि संभल जाने से रोक पर अब भी सियासी घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं और इस मामले में दूसरे विपक्षी दलों का भी उन्हें साथ मिल रहा है। तो जिला प्रशासन ने कल से अजय राय जी को और मोना जी को घर में नजरबंद कर रखा है। अजय राय जी को पीसीसी में नजरबंद कर रखा है। ये एक शक पैदा करता है कि आखिर ये नेता जो फैक्ट फाइंडिंग और शांति बहाली की अपील करने जा रहे हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है। मुझे अफसोस है, ताज्जुब है कि सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें। अभी ना आए, कब आए, जब वो न्योता देंगे। हालात पे वहाँ वो मतलब हम नमक छिड़कने नहीं जा रहे हैं, हील करने जा रहे हैं। जो भी लोग जाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश भी नहीं देता अपने देश के बारे में। एक तरफ विपक्ष संभल जाने की जिद पर अड़ा है, सरकार पर संभल का सच छिपाने का आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष वोटों के लिए संभल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के संभल दौरे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम अमृत रत्न में पहुंचे गिरिराज सिंह ने विपक्ष के संभल दौरे पर सवाल उठाते हुए इसे माहौल खराब करने की कोशिश बताया। यहाँ तो कुछ भी करो तो पहाड़ टूटने लगता है, सदन से लेके सड़क तक। अभी लोग सड़क पर बैठे हैं संभल जाने के लिए। क्या है भाई, कुंभ मेला लगा है क्या? वो जाने नहीं दे रहे लोगों को। आप काहे के लिए? महाराष्ट्र में सरकार के गठन की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को प्रदेश के नए सीएम शपथ लेंगे, लेकिन सीएम के चेहरे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के चेहरे का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तब धमाकेदार अंदाज में महायुति ने जीत दर्ज की। उससे ही ये उम्मीद जग गई कि नई सरकार के गठन में भी ऑल इज वेल होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जबकि नई सरकार की ताजपोशी की तारीख तय हो गई है, लेकिन सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 दिसंबर को नई सरकार के गठन की तारीख तय हो गई है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और इसी दिन बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता
चुनने की जो प्रक्रिया है वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं, सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस बीच अजीत पवार के दिल्ली आने की सूचना है। कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का चेहरा भी साफ हो जाएगा। और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजीत दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 236 सीटों पर जीत मिली है। सबसे अधिक 132 सीटों पर बीजेपी, 51 सीटों पर शिवसेना और 46 सीटों पर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में उम्मीद है कि गठबंधन के आला नेताओं को मंत्री पद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जाने माने एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कहा जा रहा है कि अवध ओझा को पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर जाने माने एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि अवध ओझा का टिकट भी फाइनल हो गया है, यानी सियासत के पिच पर वो विधानसभा चुनाव के जरिए मैदान में उतर सकते हैं। आपकी सदस्यता लेने के बाद ओझा ने कहा कि राजनीति में शिक्षा का विकास ही मेरा मकसद है। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। अवध ओझा भी देश के सबसे पसंद किए जाने वाले शिक्षकों में से एक हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। ओझा यूपीएससी कोच, यूट्यूबर और शिक्षक हैं। इनका संबंध यूपी के गोंडा जिले से है। यूपीएससी से निराशा मिलने पर इन्होंने कोचिंग शुरू की। कोविड के दौरान अवध ओझा काफी फेमस हुए। अलग शिक्षण शैली की वजह से इन्हें यूट्यूब पर पॉपुलैरिटी मिली। उधर अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा के आप में शामिल होने का स्वागत किया। केजरीवाल का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा के आने से पार्टी और बेहतर तरीके से काम करेगी। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। अवध ओझा के बयान सियासत पर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन तब वो शिक्षक थे। पहले उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसे में उनकी सियासी पारी कैसी रहती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का गैंग सक्रिय है। हाल ही में बजरंग दल ने भोपाल के एक घर में प्रार्थना की आड़ में जारी धर्मांतरण की कोशिश को नाकाम किया। इस बीच मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार हो गए। प्रार्थना के बहाने राशन का गैंग लालच देता था और 50 से ज्यादा परिवारों का गैंग ने धर्म परिवर्तन कराया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में चल रहा धर्मांतरण का खेल। 40 हिंदू परिवारों के साथ हो जाता धोखा। प्रार्थना
की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश। भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा चल रही थी और इसी दौरान वहां हंगामा हो जाता है। हंगामा करने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन सवाल ये कि ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में आखिर हंगामा क्यों बरपा? तो इसका जवाब खुद विश्व हिंदू परिषद के नेता विजित पांडे से सुनिए। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बहुत समय से सूचना मिल रही थी कि बड़े स्तर पर और समूह में धर्म परिवर्तन की योजना बन रही है और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो जो गरीब परिवार हैं, आदिवासी परिवार हैं, SC ST के नीचे के गरीब तबके के लोग, उनको हर संडे को ये एक शिवा करके है जो ईसाई धर्म अपनाए हुए और ईसाई है, तो ये बुलाता था और इनको ईसा मसीह के नाम पर बताता था कि ईसा मसीह सब कर देंगे, आपकी कोई भी बीमारी होगी वो ठीक कर देंगे और आपको सारे कष्ट दूर कर देंगे। विजित ने बताया कि लंबे समय से हिंदू संगठनों को सूचना मिल रही थी कि प्रार्थना की आड़ में कोई शिव नाम का आदमी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। पैसे, इलाज और अच्छी पढ़ाई के नाम पर ये लोग धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे थे। वहीं धर्मांतरण के इस खेल के चलते इन लोगों ने वहां मौजूद हिंदुओं का ब्रेन वॉश किस तरह किया है, आपको ये बयान सुनकर समझ आ जाएगा। या हमको चंगा कर दिया, हमारा बाल बच्चे नशापति को छोड़ दिया, हमारा देव का पूजा करते थे तो हमारा सहायता मदद हमारा खुद का देव नहीं किया है, दुर्गे जी नहीं किया है, वो काली मैया नहीं किया। हम तो ही सुनते कहीं गया तो हमारा बाल बच्चे का पूरा नशापति छोड़ दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, अभी तो एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि संजय नगर अमराई क्षेत्र में एक मकान में कुछ लोग इकट्ठे हैं जिनकी गतिविधियों में संदेह में प्रतीत हुई थी। दोनों पक्ष आमने सामने थे और सूचना पर हम लोग वहाँ गए थे। दोनों पक्षों को समझाइश देकर सुरक्षा की दृष्टि से थाने बुलाया गया, यहाँ थाने आए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले से ये निर्देश है कि इस तरह के धर्मांतरण, चाहे वो लालच, दबाव के माध्यम से करवाया जाएगा, वो किसी भी तरह मध्य प्रदेश में अलाउड नहीं है। ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरे इंतजामात किए जाएंगे। किसकी जिम्मेदारी है विश्वास भाई? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की है। क्या कर रही है सरकार? अगर कानून बनाया तो क्यों पालन नहीं हो रहा है? डर क्यों नहीं है कानून का? सबसे बड़ी बात यह है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजधानी में ये खेल पिछले 6 महीने से चल रहा था। पैसे, घर और अच्छा भविष्य देने की आड़ में ये लोग हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई के बाद इस धर्म परिवर्तन के खेल में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।